हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एहसास शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हम मिलते हैं आज एक नए टॉपिक से, जो है रूल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के नियम। अब जान लेते हैं विकास के कौन से नियम होते हैं। पहले विकास के नियम देखेंगे कितने हैं, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में हम समझेंगे। पहला जान लेते हैं जो सीक्वेंशियल होता है, अनुक्रमिकता का नियम। मतलब विकास अचानक से घटित होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं होती है, उसका एक क्रम होता है। ठीक है। फिर होता है कॉन्टिन्यूअस यानी विकास का निरंतरता का नियम। निरंतरता का मतलब विकास कंटिन्यूअस होता है, विकास सतत होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिक का भिन्नता के नियम। व्यक्तिक भिन्नता का नियम मतलब हर एक व्यक्ति वातावरण और आनुवंशिकता के कारण भिन्न होता है, वही है व्यक्तिक भिन्नता का नियम। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम है। मतलब पहले बच्चों का सामान्य गुण होता है, उसके बाद फिर जब सामान्य गुण तोड़ हो जाता है फिर उनका विशिष्ट गुण सामने आने लगता है। फिर है इंटर रिलेटेड यानी अंतर संबंध का नियम। मतलब विकास के सभी पक्ष जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्राणी और वातावरण का नियम, इसका एक रूल है कि विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। फिर लास्ट है सबसे समान प्रतिमान का नियम, यानी जो पैटर्न होता है वो समान में होता है। जैसे मनुष्य में होता है पहले लेटना, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो समान प्रतिमान का नियम यही होता है कि एक समान पैटर्न होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके और अच्छे से सबको देखते हैं। अब हम इसमें पहला देखते हैं, जो हमारा पहला रूल था अनुक्रमिकता का नियम। अब देख रहे हैं अनुक्रमिकता का नियम क्या होता है कि विकास, इसका डेफिनेशन है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब विकास एक सिक्वेंशियल में होगा, अर्थात कि विकास अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अंकों का जोड़ पहले जानेंगे, फिर उसके बाद जोड़ना जानेंगे, फिर घटाना, फिर गुणा करना, फिर भाग करना, फिर उसके बाद प्रश्न जाके करेंगे। मतलब विकास एक सीक्वेंस में होगा, ना कि डायरेक्ट गुणा करने लगेंगे, ना कि डायरेक्ट प्रश्न करेंगे। पहले जो प्रोसेस है एक प्रोसेस में ही होगा, पहले अंकों का जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, तब जाके प्रश्न करेंगे। अब इसी के सेम टू सेम होता है कि संज्ञानात्मक विकास का भी एक क्रम होता है, भावनात्मक विकास का भी एक क्रम होता है, और मनश्चालक मनोगतिक जो मोटर स्किल होते हैं उनके भी ऐसे ही होते हैं कि इनका भी एक निश्चित क्रम होता है। इसी बीच हम इसको भी जान लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास में जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है, इसको भी अभी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अगला अपना। अब हम देखेंगे पहला जो था संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे थे अपना विकास के नियम, डेवलपमेंट रूल्स। जो फर्स्ट था अनुक्रमिकता का नियम, मतलब विकास का एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात विकास अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। वैसे ही मैंने बताया आपका संज्ञानात्मक विकास उसमें आता है, भावनात्मक विकास आता है और मनश्चालक विकास, तीन विकास आते हैं। विकास जो संज्ञानात्मक, ये विकास के तीनों क्रम में भी अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है, इसका भी एक निश्चित क्रम भी होता है। ऐसे ही बच्चे का भी एक निश्चित क्रम होता है, वो अचानक से किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी पक्ष उसका अचानक से डेवलप नहीं हो सकता। उसी में हम देखेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम वर्गीकी, इन्होंने भी स्टेजेस बताए और कौन से स्टेजेस में बच्चे का कौन कौन सा विकास हो सकता है, इन्होंने ये बताया। इन्होंने इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चा किस स्तर में है, बच्चा किस स्तर में है उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद हम उसका विकास और अच्छे से करेंगे। बच्चा याद करने की योग्य हो चुका है, या फिर बच्चा उसका अनुप्रयोग कर ले रहा है, या बच्चा उसका नवीन पैटर्न खोज ले रहा है, या बच्चा मूल्यांकन करना मतलब समस्या के तर्क दे के समस्या का समाधान करना जान गया है। यही इनका मुख्य उद्देश्य था ब्लूम की टैक्सोनॉमी का। इन्होंने 1956 में इसको दिया था। इन्होंने 6 स्टेजेस बताए। पहला ज्ञान, दूसरा बोध। ज्ञान मतलब इसकी सिर्फ स्मृति और पहचान इसमें रहता है। बोध में बच्चा उदाहरण देना, संबंध स्थापित करना समझ जाता है। अनुप्रयोग मतलब इन दोनों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना जान जाता है। विश्लेषण मतलब दो खंडों में उसको तो छोटे छोटे खंडों में तोड़ना जान जाता है बच्चा। संश्लेषण मतलब नई चीज, नया सृजनशीलता का गुण आ जाता है इसमें। मूल्यांकन जैसे मैंने बताया तर्क के साथ समस्या समाधान का गुण आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी पूछ लेंगे कि संश्लेषण जो है वह ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कौन से स्टेप पे आएगा, तो 1 2 3 4 5वें स्टेप पे आएगा। या फिर इसमें से कोई पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा पूछ लेते हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में
फर्स्ट जो स्तर है, पहला स्तर कौन सा है, ज्ञान का, और दूसरा सबसे लास्ट स्तर कौन सा है, मूल्यांकन का। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एट इट इज, जो बता रहा हूं मैं कि बीच से कोई पूछ लेंगे किस स्थान पे आते हैं, और फर्स्ट और लास्ट पूछ लेंगे, पर ये पहले पूछते थे। अब जो पूछते हैं इसके अंदर का पूछते हैं कि ज्ञान में, ज्ञान का एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि आप किस राजधानी में रहते हैं, एकदम फैक्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे कि आपकी राजधानी क्या है। अब आपकी राजधानी क्या है, इसमें से ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, 4 एग्जांपल दे देंगे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में से चारों में से ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वह किस स्तर पे आएगा, तो पहले स्तर पे आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन का वो अब इस टाइम पैटर्न आ रहा है। तो हम एक एक को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबसे पहले पहला जान लेते हैं, ज्ञान स्तर जो होता है सबसे पहला स्तर होता है। ये आप याद रखिएगा कि ज्ञान स्तर और मूल्यांकन स्तर डायरेक्ट पूछते हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्तर कौन सा है और सबसे अंतिम स्तर कौन सा है। अब हम इसमें पहला देख लेते हैं ज्ञान स्तर। सिर्फ मैंने बताया था कि इसमें स्मृति और पहचान होती है, जैसे कि आपकी राजधानी क्या है, एकदम फैक्ट। फिर दूसरा आता है बोध स्तर। बोध स्तर मतलब आप इसमें व्याख्या करना, किसी चीज को समझ जाते हैं और व्याख्या करने लगते हैं, उसका उदाहरण देंगे, उसका वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, तुलना करना सीख जाते हैं, अंतर करना सीख जाते हैं और उसमें संबंध पहचानना सीख जाते हैं बोध स्तर में। अब थर्ड आता है अनुप्रयोग, यानी ज्ञान व बोध का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग। बच्चा जो ज्ञान और बोध में दोनों में सीखता है उसका अनुप्रयोग, मतलब अनुप्रयोग में उसका प्रयोग करने लगता है। जो ज्ञान व बोध में जो सीखता है उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने लगता है, यानी उसका अनुप्रयोग करने लगता है थर्ड स्टेज में। जैसे कि बच्चा जोड़ घटाना उसको पहले से आ रहा है, अब जोड़ घटाना को रोजमर्रा वाली जिंदगी में उसका यूज करने लगा, अब आ जाएगा कौन सी स्टेज में, वो अनुप्रयोग में। जैसे परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना सिद्धिकरण, तर्क देना, भविष्य कथन, ये आ जाता है अनुप्रयोग में। चौथा है विश्लेषण। विश्लेषण में अब देख लेते हैं हम, विषय को छोटे छोटे खंडों में बांटकर उनका आपस में तथा मूल विषय से संबंध स्थापित करना, मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना, फिर उनका मूल विषय से संबंध स्थापित करना। जैसे विश्लेषण में एक कहानी है, उसमें मेन पात्र को फोकस रखिए और उनके अच्छे और बुरे दोनों कार्यों को आप तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। एक कहानी के मुख्य पात्र को लो और उसके एक अच्छे कार्य और एक बुरे कार्य को दोनों में तोड़ देना, ये होगा विश्लेषण में। अब आ गया लास्ट, फिफ्थ है संश्लेषण, यानी नवीन पैटर्न का निर्माण करना, यानी सृजनशीलता या आ जाती है इसके अंदर, या सृजनात्मक बुद्धि आ जाती है इसके अंदर। जैसे आप कोई कहानी का निर्माण कर दो, आप एक नई कहानी का ही निर्माण कर दो, मतलब नवीन पैटर्न का ही निर्माण कर दो, वो आ जाएगा संश्लेषण में। अब लास्ट है मूल्यांकन, जिसमें बच्चा इन चारों प्रोसेस से होकर गुजर जाता है। और पांचवें में आता है तर्क के साथ समस्या समाधान करना सीख जाता है बच्चा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही होती है, बच्चा तर्क के साथ समस्या समाधान करना सीख जाता है। इसमें ये जान जाता है कि कौन सी बुक और कौन सी ये उसके लायक है, या फिर कौन सा बच्चा कौन सी टॉपिक में अच्छा है या नहीं है। मतलब इसमें तर्क के साथ समस्या समाधान सीख जाता है कि कौन सी चीज अच्छी है या फिर कौन सी चीज बुरी है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी कौन कौन सी होती है और कौन कौन से स्तर होते हैं, उन स्तर के बारे में मैंने आपको समझाया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है इमोशनल यानी भावनात्मक विकास। अब हम इसमें देखेंगे सेकंड वाला, जिसको इमोशनल या भावनात्मक या संवेगात्मक विकास कहते हैं। हमने पहले देख लिया था जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पहली थी, कॉग्निशन वाला। अब इसमें हम पहला देखते हैं, इसमें भी 5 स्टेप होते हैं। इस सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके पहले वाला बताया था मैंने, कॉग्निशन वाला यानी संज्ञानात्मक विकास, उसी से क्वेश्चन आए हैं और उसी से ही आते हैं। और 3 हैं, 2 हैं, मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, जानते रहो। ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी उसमें 6 स्टेप थे, इसमें टोटल 5 स्टेप हैं। पहला उद्दीपन प्राप्ति, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा महत्व देना, चौथा संगठन और 5वां जो है लक्षण प्रदर्शन होता है। ठीक है, अब सब इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन ये उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, महत्व देना क्या है, संगठन निर्माण करना क्या है, लक्षण प्रदर्शन। उद्दीपन यानी किसी चीज को पहले उद्दीपन होना है हमारे अंदर। सबसे पहले
कोई भी चीज जानकारी को स्वीकार करना होता है। हमारे अंदर उद्दीपन उठता है और हम किसी भी जानकारी को स्वीकार करते हैं, ठीक है, या फिर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उद्दीपन की प्राप्ति, हमारे अंदर कोई जानकारी आ चुकी है। दूसरा है अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया देना। अनुक्रिया मतलब प्रतिक्रिया देना, सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू हो जाता है, ठीक है। तीसरा है महत्व देना, मतलब मूल्यांकन करना। जो हमने प्रतिक्रिया का चयन किया है, भाग ले रहे हैं फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि किस चीज को महत्व देना है। फिर चौथा आ गया संगठन निर्माण, यानी मूल्यों को अपने व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली में शामिल करना। मतलब ये जो पहले तो उनके अंदर उद्दीपन हुआ, फिर उस पर प्रतिक्रिया किए, फिर उसका मूल्यांकन किए, अब उसको अपने जीवन में शामिल करना है, ठीक है, अपने मूल्यों में। फिर लास्ट में आ जाता है लक्षण प्रदर्शन, मतलब वो मूल्य अस्थायी रूप से कार्य करना शुरू हो जाते हैं, जो इनका चरित्र निर्माण हो जाता है। मतलब सबसे पहले किसी चीज को हम जानते हैं, सबसे पहले कोई चीज हमने देखा, ठीक है, उसको समझ लिया, फिर उस पर क्या किए हम, रिस्पॉन्स किए, मतलब प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए, सक्रिय रूप से उसमें भाग लेना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर उसका मूल्यांकन किए हम लोग। जब उसमें भाग लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, तो उसमें मूल्यांकन मतलब उसका मूल्यांकन किए कि महत्व देना है कि नहीं देना है। अब उसको महत्व देना स्टार्ट कर दिए, फिर मूल्यों को अपने व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली में शामिल करने लगे। मतलब अब संगठन का निर्माण, मतलब पहले उन्होंने अनुक्रिया, मतलब सबसे पहले उद्दीपन हुआ, फिर उस पर अनुक्रिया की, फिर उसका मूल्यांकन किया, उसके बाद चौथा मतलब संगठन का निर्माण, मतलब वो सारी हैबिट्स जो है अपने लाइफ में उतारने लगे। उसके बाद पांचवा क्या है कि चरित्र का निर्माण, मतलब वह जो मूल्य थे उनके जीवन में अस्थायी रूप से कार्य करना शुरू कर दिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि मित्रता। पहले हम जाते हैं कहीं भी रहें, अगर हमारे मित्र हैं पहले उनसे जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर उस पे कोई चीज अगर कह रहे हैं प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद उनका मूल्यांकन करते हैं सही है कि नहीं है, फिर उनके कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, लास्ट में अच्छे मित्र बन जाते हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब उनके दोनों के सोच मिल जाते हैं, एटीट्यूड हो जाते हैं। बस यही इसका था। अब कि भावनात्मक या संवेगात्मक विकास क्या होते हैं, ये 5 है, और पांचों में क्या क्या है इसी में हम आगे देखते हैं। जो थर्ड है और लास्ट है, जो मोटर स्किल यानी मनश्चालक मनोगतिक विकास, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं कौन से स्टेप होते हैं। इसमें भी 6 स्टेप होते हैं। पहला उद्दीपन प्राप्ति, दूसरा अनुकरण, तीसरा परिचालन शुद्धता, चौथा दक्षता, पांचवा निपुणता और छठवा है स्वाभाविकरण। इसका भी मैंने बताया था कि जैसे ये आपको हम पढ़ रहे थे, पहला अनुक्रमिकता का नियम, फिर अनुक्रमिकता का नियम विकास के नियम पर को भी प्रभावित करता है। पहला संज्ञानात्मक विकास देख लिया था हमने, दूसरा भावनात्मक विकास देख लिया था, और तीसरा हम लास्ट देखने जा रहे हैं जो मानस चालित मनोगतिक विकास होता है। इसमें भी 6 स्तर हैं। अब पहला स्तर देख लेते हैं क्या होता है, उद्दीपन। जैसे मैंने बताया था कि उद्दीपन सिर्फ उद्दीपन प्राप्ति यानी किसी भी जानकारी को स्वीकार करना उद्दीपन होता है। दूसरा अनुकरण, मतलब किसी भी कार्य को देखना और उसकी नकल करना, ठीक है। तीसरा है परिचालन शुद्धता, यानी निर्देश या स्मृति के आधार, मतलब इसमें था सिर्फ जानना और समझना। अनुकरण मतलब देखना और उसको एटीट्यूड जो है स्वीकार कर लेना। परिचालन इसमें होता है कि निर्देश या स्मृति के आधार पर आप जो है कार्य को करना शुरू कर देते हो, ठीक है। लास्ट आता है कि दक्षता। अब दक्षता में आप ये पहले था उसको जानकारी को प्राप्त करना, दूसरा उसको बिना देखे नकल मतलब देखकर नकल करना, तीसरा आ जाता है निर्देशित या स्मृति के आधार पर कार्य करना, और दक्षता मतलब यानी निपुणता आ जाती है। दक्षता मतलब आपके अंदर जो है प्रिसीजन आ गया, मतलब आप किसी भी कार्य को बिना गलती के साथ कर सकते हैं। और पांचवा है निपुणता, मतलब एक साथ आप काम कर रहे हैं प्लस जो है आप दूसरा काम भी कर ले रहे हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के साथ साथ फोन भी चला ले रहे हैं आप। और लास्ट वाला है जो स्वाभाविकरण, यानी आदत में निखरता, यानी गतिविधियां स्वाभाविक व कुशल हो जाती हैं, मतलब उसमें भी गलती का कोई चांस ही नहीं होता। जैसे साइकिल चलाना एग्जांपल ले लेते हैं हम। साइकिल चलाना पहले देखते हैं, ठीक है, फिर देखने के बाद उसको एटीट्यूड जो है काम करना सोचते हैं, फिर उसमें
गलतियां होती हैं प्लस कुछ त्रुटियां होती हैं, उसको सुधारते हैं मेमोरी के हिसाब से, फिर बिना गलती के हम वो चलाने लगते हैं, फिर चलाने के साथ साथ और भी कार्य करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक टाइम आता है हम उसको स्वाभाविकरण वाली स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, आदत में निखरता आ जाती है। आई होप आप सबको ये तीनों अच्छा लगा होगा। मैंने पहला स्टार्ट किया था डेवलपमेंट रूल, जो अनुक्रमिकता का नियम होता है, वो होता है कि अचानक घटित होने वाली घटना नहीं होती है, एक निश्चित क्रम होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, कोई भी चीज अचानक घटित नहीं होती। तो उसी में मैंने बताया कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनश्चालक तीनों भी ऐसे ही करते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब हम इसी अनुक्रमिकता के नियम में ही देखेंगे कौन कौन से सिद्धांत उसके अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं, दो सिद्धांत आते हैं, एक आता है कि ये सेफेलोपोडल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें नाम बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इसीलिए इसके जितने जितने नाम है मैंने उन सब नामों को दे दिया है। जैसा कि आपको फिर से बात बता दूं कि अनुक्रमिकता का नियम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट रूल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अनुक्रमिकता के नियम में ही मैंने बताया था कि अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है, उसी के अंदर मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी बताई, तीनों उसके बता दिए कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनश्चालक तीनों कैसे काम करते हैं। उस सिद्धांत के अंदर कौन सा सिद्धांत आता है, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि अनुक्रमिकता के सिद्धांत के अंदर कौन से सिद्धांत आते हैं। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल दे देगा, तीन अलग दे देगा, या फिर ये दे देगा, सेफेलोपोडल दे देगा, या तीन और दे देगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको मैं बिल्कुल थ्योरी वाली क्लास दूंगा और प्रॉपर इसके नोट्स दूंगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ले लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका नोट्स रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा है, सेफेलोपोडल, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में आए हैं कि अनुक्रमिकता के नियम के अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। एक दे देगा, या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, सेफेलोपोडल दे देगा या तो प्रॉक्सिमोडिस्टल दे देगा, तो आप उसमें कंफ्यूज रहते हैं। और मैं इसको और अच्छे से डीप में बता दूं कि इसके नाम भी चेंज करके देता है। जैसे इंग्लिश वालों के लिए सही है सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, पर हिंदी वालों के लिए दिक्कत हो जाती है, तो मैंने नाम खोज के और अच्छे से इसको बता दिया कि इसके अलावा नाम और नहीं हो सकते और आपको उलझा न सके। जैसे सेफेलोपोडल का सिरस्थ सिद्धांत या सिरपुच्छी सिद्धांत या मस्तका धोमुखी सिद्धांत। सेफेलोपोडल क्या कहते हैं, सिरस्थ सिद्धांत या सिरपुच्छी सिद्धांत या मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। सेफेलोपोडल को इतने नामों से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है सर से पैर की तरफ होता है। शारीरिक विकास जो होता है वो सर से पैर की ओर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, बच्चा जब 3 महीने का रहता है तो बच्चे का सिर उठना शुरू हो जाता है। बच्चा 6 महीने का होता है तो बच्चा बैठना सीख जाता है, और बच्चा जब 9 से 12 मंथ तक होता है तो बच्चा खड़े होना और चलना सीख जाता है। और सेकंड था इसी में प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये देख लेते हैं, एकीकरण का सिद्धांत या फिर केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत। मतलब सेंटर से और पार्ट पर ये जाता है, किसी भी पहले सेंटर पे जाएगा, उसके बाद फिर किसी पार्ट पर ये जाते हैं। ठीक है, तो शरीर के अंगों का नियंत्रण पहले केंद्र के अंगों पर होता है और उसके पश्चात दूसरे अंगों पर होता है। जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, एकीकरण या केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब पहले सेंटर पे जाएगा फिर और अंगों का। जैसे बच्चा पहले कंधे हिलाना जानता है, फिर बाहों को नियंत्रित करता है, उसके बाद फिर हाथों को नियंत्रित करता है, फिर अंत में उंगलियां चलाना जानता है। स्वाभाविक सी बात है, मतलब सबसे पहले केंद्र यानी बड़े हिस्से पे सबसे पहले बच्चा कंधे और बाहों को नियंत्रित करता है, फिर बच्चा हाथों को हिलाना जानता है, और फिर उसके बाद उंगलियों, पहले कंधा फिर पूरा बाह, फिर उसके बाद उंगलियों। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अब हमने अनुक्रमिकता का नियम देख लिया, जैसे डेवलपमेंट रूल पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। हम तो नियम जान गए, पर उसका कक्षा में उपयोग कैसे करते हैं इसको जान लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग कहा जाता है कि सबसे पहले बालक को जानो, फिर पाठ्य वस्तु को जानो, तब आप उनको पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये रूल है। और जैसे कि हम जान लेते हैं कि अनुक्रमिकता के नियम में कक्षा शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले जान लेते हैं, विषय वस्तु को क्रमिक इकाइयों में बांटकर पढ़ाएं, असंगत इकाइयों में नहीं। क्रमिक मतलब उसका पहले एक यूनिट वाइज पहले डिसाइड कर लें, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट कौन कौन सा है और कौन कौन से चैप्टर हैं, इनको पहला दूसरा यूनिट में पहले बांट लें, उसके बाद क्रमिक इकाइयों में बांट के पढ़ाएं। ऐसा नहीं पहले एक
एक टॉपिक उठाए, एक चैप्टर उठाए, पढ़ा रहे हैं, वो खत्म नहीं, वो दूसरा स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। दूसरा है किसी भी छात्र में किसी भी पक्ष का अचानक विकास करने का प्रयास न करे। मतलब विकास के पक्ष मैंने बता दिया था, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सारे विकास मैंने बताए थे। तो किसी भी बच्चे में ऐसा मत सोचे कि आप इस पक्ष का अचानक विकास हो जाए या हम इसका प्रयास करें, ठीक है। अब इसी में हम सेकंड देखेंगे जो कंटिन्यूअस यानी निरंतरता का नियम है डेवलपमेंट रूल में ही। अब हम देख लेते हैं कि विकास का निरंतरता का नियम क्या है। निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूअस से ही होता है कि विकास जो है निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जो बॉर्न टू मतलब सिर्फ जन्म से और मृत्यु तक चलती रहती है। विकास की अवस्था है जो होती है निरंतर का मतलब यही है कि विकास जन्म के पूर्व से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने ये लिखा है कि कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहला था अधिगम समृद्ध वातावरण का निर्माण करें, ठीक है। मतलब जहां बच्चे जो है अच्छे से सीख सके और फ्रीली बिना किसी बाउंडेशन के। बाउंडेशन यानी वो किसी भी पूर्व धारणा से आ रहे हैं तो उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक का व्यवहार और अनुकरणीय होना चाहिए। अनुकरणीय यानी बच्चे को पहले किसी चीज के लिए कह रहे हैं कि बच्चा उस चीज को नहीं समझ रहा है तो क्यों नहीं समझ रहा है इसको समझ के फिर उसको समझाया जाए। यानी शिक्षक का व्यवहार जो है अनुकरणीय होना चाहिए। और मूल्यांकन जो उनका होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन जो होता है वो सतत होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए ताकि उनकी कमियां और बुराइयां पता लग चले और उनका सुधार कर सके। अब हम इसी में नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। अब व्यक्तिगत भिन्नता का नियम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता का नियम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें है, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, चाहे वह इन्वायरमेंट से हो या उसके जीन से, यानी पर्यावरण हो या फिर वंशानुक्रम, ठीक है। ये दो चीजों से प्रभावित होते हैं बच्चे, इन्हीं के कारण जो है इनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ये भी सीटेट में क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है किसके कारण होते हैं। उसमें एग्जांपल दे देंगे 3, एक इसमें से दे देगा या तो इसमें से दे देगा। पर्यावरण और वंशानुक्रम के ही कारण इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब इसके देखते लेते हैं टाइप। 2 टाइप होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश में तो सही है, इंग्लिश में याद करेंगे जैसे इंटरपर्सनल और वह है इंट्रापर्सनल, 2 होते हैं। हिंदी वाले में कंफ्यूजन होती है, एक अंतरवैयक्तिक रहता है, एक अंतरावैयक्तिक रहता है विकास, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश वाला टर्म याद रखेंगे क्योंकि हिंदी वाले टर्म में कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादातर, पर मैंने आपको हिंदी वाला भी बता दिया है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इंटरपर्सनल यानी अंतरवैयक्तिक विकास, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी दो बच्चे विकास में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। इनका कहने का मतलब कोई भी 2 बच्चे विकास में बिल्कुल एक तरीके से नहीं हो सकते हैं। इसमें दूसरों के भाव को समझने की काबिलियत होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सहानुभूति रखना दूसरों से, ठीक है। संवाद कौशल इनके अंदर होता है, जैसे नेता वगैरह होते हैं। समूह में कार्य करना मतलब ग्रुप लीडर के तौर पर, और नेतृत्व क्षमता मतलब लीडरशिप इनके अंदर आती है। मेन इसका मतलब है कि कोई भी 2 बच्चे विकास में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। पर इसमें ऐसा होता है कि दूसरे के भावों को ये जल्दी समझ जाते हैं या फिर दूसरों के भावों को समझकर काम करते हैं। इसकी विशेषता भी बता दी मैंने, सहानुभूति रखना, जैसे संवाद या कौशल कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, इनका सामूहिक में कार्य करते हैं और नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर होती है। और सेकंड वाला देख लेते हैं, इसमें अंतरवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, ठीक है। अब एक ही बच्चे में विकास के पक्ष समान रूप से विकसित नहीं होते। इनका कहने का मतलब है कि बच्चे के एक ही बच्चे में सभी पक्ष यानी मैंने बताया था शारीरिक विकास, शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक और भावनात्मक, मैंने पक्ष को पढ़ा दिया है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा जाके देख लीजिएगा कि विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। यही कह रहा है कि एक ही बच्चे में विकास के सभी पक्ष समान रूप से विकसित नहीं होते हैं और ये खुद के भाव को समझने के लिए होता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो बच्चा खुद के भाव को समझ रहा है
वो अंतरावैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल में आएगा, और जो दूसरे के भाव को समझ रहा है वो इंटरपर्सनल में आता है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, मैंने बताया कि स्वयं के भावों को समझना होता है। आत्मनियंत्रणता, सेल्फ रेगुलेशन होता है। इनमें भावनात्मक बुद्धि होती है। इनमें लक्ष्य निर्धारण के लिए होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है। आत्म प्रेरणा होती है, ये खुद की कमजोरी और ताकत को पहचानना जानते हैं। मैंने बताया जैसे कि स्व के लिए होता है, ये स्व के लिए होता है, स्वयं के लिए, ये स्व के लिए होता है, और ये दूसरों के लिए होता है, ये दूसरों के लिए होता है। मैंने आपको इसके सिनोनिम्स बता दिए हैं। जैसे इंट्रा में जो है खुद के होते हैं, या ठीक है सभी पक्ष बराबर भी नहीं होते हैं, और प्लस खुद के लिए होता है, और इंटर जो होता है दूसरे के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, अब हम इसी का देखते हैं कि कक्षा शिक्षण इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये समझ लेना इसके रूल क्या है, ये क्या क्या होते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसका इम्प्लीमेंट कैसे करें कक्षा में, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के उस पे बेस पे क्वेश्चन आता है उसमें सीटेट में। तो पहला इसमें देख लेते हैं कक्षा शिक्षण कैसे प्रयोग करें, कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। शिक्षण विधियां यानी जानते ही हैं, भ्रमण विधि या फिर ग्रुप मेथड या फिर कोई भी एक विधि का प्रयोग, मतलब अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करके शिक्षा कराई जाएगी। ठीक है, दूसरा भिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव दें, मतलब कई प्रकार के उनको अधिगम सीखने के कई प्रकार के अनुभव दें, एक ही तरीके से या एक ही मेथड से न पढ़ाएं। तीसरा विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें, मतलब जो TLM होता है, जो टीचर लर्निंग मटेरियल होते हैं, उनको यूज करके पढ़ाया जाए। छात्रों से समान अपेक्षा न करें बल्कि वास्तविक अपेक्षा करें, मतलब छात्रों से पहली चीज तो अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए, दूसरी चीज समान अपेक्षा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है और सबकी जो विकास होता है, विकास की दर वो भिन्न होती है। वास्तविक अच्छा पहले उनको देखें, समझें, उनके हिसाब से फिर उनको समझे। ठीक, समान कक्षा गृहकार्य न दें, समान कक्षा गृहकार्य बिल्कुल न दें, पहले उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता जाने, उसके हिसाब से उनको कार्य दें। व्यापक मूल्यांकन करें और सभी पक्षों का व्यापक मूल्यांकन करें, मतलब सब व्यापक मूल्यांकन मतलब पूरा ब्रॉडली और सभी पक्षों का, सभी पक्ष मतलब शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सारे पक्षों का विकास करें। अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम, जो है जनरल टू स्पेसिफिक यानी समान से विशिष्ट की ओर का नियम। तो पहले इसमें देख लेते हैं हम क्या होता है। ये पहले सामान्य गुणों का विकास होता है, उसके बाद विशेष गुणों का विकास होता है। इसका कहने मतलब जो समान से विशिष्ट की ओर का नियम है कि पहला सामान्य गुणों का होता है विकास, उसके बाद विशिष्ट गुणों का होता है। जैसे कि पहले करवट बदलना सीखता है बच्चा, फिर खड़े होना सीखता है, फिर दौड़ना फिर सीखता है। इसी तरीके से पहले अंग पहचान करना सीखता है, फिर जोड़ घटाव करता है, फिर गुणा भाग सीखेगा, फिर उसके बाद प्रश्न का निर्माण करेगा। अब इसका कक्षा शिक्षण में मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो ये कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर लिखा है, आप पूछेंगे कि विकास की अवस्था में, अब डायरेक्ट ये नहीं देंगे समान से विशिष्ट ओर, बोल देंगे कि विकास की अवस्थाओं में कौन सा विकास का ऐसा नियम है जो ज्ञात से अज्ञात की अवस्था की ओर के नियम का पालन करता है। तो सीधी सी बात है, जब तक आप इसको नहीं जाने रहेंगे इसको कैसे जानेंगे। इसीलिए मैं इससे बता रहा हूँ कि सबसे पहले जान लेते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात मतलब पहले चीजों को मूर्त से फिर अमूर्त की तरफ ले जाएं, मतलब पहले चीज को बताएं, उसके बाद फिर उसको सोचने पर मजबूत करें। जैसे नीचे दिखा है मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पहले पूरी चीज दिखाएं, उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में पूछे। जैसे किसी पेड़ को दिखा दो, ठीक है, अब उसके बाद उसके पत्तियों के बारे में पूछो, फिर टहनियों के बारे में पूछो, ऐसा होता है। सरल से कठिन की ओर, मतलब पहले आसान चीजें बताई जाएं, उसके बाद फिर उनसे कठिन सवाल किए जाएं। अब हम इसी में नेक्स्ट देखेंगे अपना जो इंटर रिलेटेड यानी अंतर संबंध का नियम होता है। जैसे कि देख लेते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैंने बताया था कि विकास के पक्ष शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, ये सब बताया था। अगर एक पक्ष विकास का सही नहीं होगा तो सबको प्रभावित करेगा। जैसे बच्चे को फीवर है तो आप कितना भी कर लो वो पढ़ नहीं सकता, सही से पढ़ा नहीं सकते आप उसको, तो फीवर है उसको तो कैसे, क्योंकि कॉग्निशन और फिजिकल दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो कैसे विकास हो पाएगा। ठीक है, वही इसमें बताई गई है कि विकास के सभी पक्षों एक दूसरे से जुड़े हैं,
अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कक्षा शिक्षण, उसका हम देख लेते हैं प्रयोग कैसे किया जाता है। जो मैं सब में आपको कक्षा शिक्षण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पहला देख लेते हैं, सभी पक्षों का संतुलित विकास करें। सभी पक्ष मैंने बता ही दिए, ठीक है। अब मान लो शारीरिक विकास है, अब उसको आप खेल के माध्यम से ही सिखाया जा रहा है, उसको ग्राउंड में ही रखे हैं, क्लास में कम समय दे रहे हैं, तो वो तो फिर प्ले स्पोर्ट्स में ही जाएगा, उसको क्लास में उसकी बुक का नॉलेज खत्म हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि सभी पक्षों का संतुलित, मतलब शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जितने हैं सबको संतुलित विकास करें, ठीक है। दूसरा है, कक्षाएं संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। संज्ञान मतलब ज्ञान से, संज्ञान मतलब ज्ञान, और संवेग मतलब भाव। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। जब आदमी के अंदर ज्ञान आता है तब उसके अंदर भाव अपने आप ही आता है। वही कह रहे हैं, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, ठीक है। भय मुक्त कक्षाएं, मतलब बच्चे के अंदर, आपकी क्लास में बैठ रहा है तो बच्चे के अंदर डर नहीं होना चाहिए कि सर आ रहे हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भय मुक्त कक्षाएं होना चाहिए। बच्चे आपसे मैत्रीपूर्ण कक्षाएं होनी चाहिए, मतलब शिक्षक व छात्र के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। भय मुक्त कक्षाएं ना होकर कक्षाएं कैसी होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण, जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी कम हो, वह उनकी सारी प्रॉब्लम शिक्षक को बताए। अब हम इसे देखेंगे नेक्स्ट, हमारा जो है प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का नियम, जो स्किनर ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। अब इसको अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने 2 ग्राफ बनाया था माइंड मैपिंग के लिए, मैंने बताया था कि याद नहीं कराऊंगा, बिल्कुल एट इट इज जो है बिल्कुल माइंड मैपिंग कराऊंगा, ठीक है। मान लो प्राणी है और इसकी अभिक्षमता, पहला अभिक्षमता। अभिक्षमता में होता है कि बच्चे जन्मजात क्षमताएं लेकर पैदा होते हैं, कुछ जन्मजात क्षमताएं लेकर पैदा होते हैं, उसको शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा और भी विकसित किया जा सकता है। अभिक्षमता में मतलब बच्चा जो जन्मजात क्षमता लेकर पैदा हुआ है वो होती है अभिक्षमता, उसको अब शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा उसको और भी विकास किया जाता है। दूसरा इसमें है आवश्यकता, मतलब बच्चे की कुछ आवश्यकता भी होती है कि अगर बच्चे की आवश्यकता पूरी हो जाए बच्चा अपना और विकास कर सकता है, जो भी उसकी आवश्यकता है पूरी हो जाए। इसका मतलब यही हुआ ना कि प्राणी है, उसको उसकी कुछ जन्मजात है और कुछ आवश्यकता है, और ये पूरा कैसे हो रही है, वातावरण से। तो वही बताया इन्होंने कि प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया दोनों में हो रही है। तो वही बताया है प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद जो होता है विकास होता है। अब प्राणी के व्यवहार, जब प्राणी, देखो पहली चीज प्राणी है मतलब इंसान है, उसकी कुछ अक्षमताएं होती हैं, ठीक है। अक्षमताएं मैंने बता दी जो जन्मजात होती है, दूसरी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और ये सब कहाँ होता है, वातावरण होता है। मतलब प्राणी की कुछ आवश्यकता होती है, मतलब इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब उसमें अंतःक्रिया हो रही है प्राणी और वातावरण में, ये अंतःक्रिया हो ही रही है। प्राणी है, उसकी कुछ क्षमताएं हैं जो जन्मजात लेकर पैदा है, प्लस कुछ आवश्यकताएं भी हैं, और जब आवश्यकताएं की पूर्ति होती है उसमें इंटरेक्ट होता है, वही कहाँ होता है, वातावरण से। सीधा यही बोल रहे हैं कि प्राणी विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो प्राणी और वातावरण में जब अंतःक्रिया होगी तब बच्चे में विकास होगा। अब विकास कैसे होगा, जब प्राणी और वातावरण में अंतःक्रिया होगी तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। यही है इसका लॉजिक, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि कक्षा शिक्षण में प्रयोग इसका। अधिगम समृद्ध वातावरण का निर्माण करें, मतलब अधिगम समृद्ध वातावरण, मतलब जो भी उसको सिखाए बच्चे को वो समृद्ध वातावरण, मतलब हर एक चीज पे, हर एक पहलू पे बच्चों पे ध्यान करके और हर एक तरीके से उनको समझें, फिर उनको शिक्षा दें। दूसरा, छात्र की आवश्यकता के अनुरूप पढ़ाएं, उनकी जो आवश्यकता हो, जिस क्लास में हो, कौन सी सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता है, वे बच्चे कितना सीख सकते हैं एक दिन में, या फिर छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए उनकी आवश्यकता के अनुसार। छात्रों को अभिक्षमता के अनुरूप पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब उनकी जो जन्मजात क्षमता है उसको स्वीकार करना चाहिए, और उसको शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा भी विकास किया जा सकता है। अब हम इसे देखते हैं नेक्स्ट, और जो लास्ट है हमारा डेवलपमेंट रूल चल रहा था, सेम पैटर्न यानी समान प्रतिमान का नियम। ये हमारा लास्ट है डेवलपमेंट रूल में, विकास के नियम में।
इसका देख लेते हैं हम क्या है। एक ही प्रजाति के जीवों के विकास के प्रतिमान में पैटर्न होता है। एक ही प्रजाति के जीवों के विकास के प्रतिमान समान होते हैं। यानी अगर कोई भी जानवर है उसका जो पैटर्न होगा उसके बच्चे में भी सेम होगा। जैसे बच्चे मतलब होते हैं जानवरों में, हर जानवर में भी वैसे ही होंगे, और मनुष्यों का जैसे पैटर्न होता है मनुष्य के बच्चे होंगे वैसे ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे मनुष्य है, पहले करवट बदलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर उसके बाद खड़े हो जाना सीख सकता है। वैसे ही जानवरों में भी होता है, उनका अलग पैटर्न होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति के जीवों के विकास के प्रतिमान समान होते हैं। मतलब जो भी एक जीव होते हैं उनके पैटर्न, जैसे मनुष्य का मैंने बता दिया, ऐसे ही हर चीज का सबका अपना समान होता है। ये नहीं कि मनुष्य में पहले ही दौड़ना सीख जाएंगे या फिर पहले ही खड़े होना सीख जाएंगे, नहीं, पहले करवट बदलना सीखेंगे, फिर बैठना सीखेंगे, उसके बाद फिर खड़े होना सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।